So graph data structure जो आपका होता है, that is a non-linear data structure, है ना? So non-linear data structure means your data is not in a line. It can be in any order. Non-linear में हमारे पास दो data structures होते हैं, trees and graphs. जिसमें से tree में तो फिर भी hierarchical arrangement होता है. Graph is something where there is no fixed order of connection. Any value can be connected with any other node. So any node can be connected with any other node is said to be graph. ठीक है. अब ग्राफ के अंदर टर्म्स जो हम यूज करते हैं वो क्या होती हैं? ये जो मैं आपको यहाँ बॉक्सेस के थ्रू दिखा रही हूँ, इनको हम नोड बोल सकते हैं या हम इनको वर्टेक्स बोल सकते हैं, राइट? दिस कैन बी कॉल्ड अ नोड और अ वर्टेक्स. ये जो लाइन इन नोड्स को ज्वाइन कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज. ठीक है. सो द लाइन ज्वाइनिंग द नोड्स इज सेड टू बी एज. देन वी हैव अ थिंग कॉल्ड डिग्री ऑफ अ नोड. So degree of a node क्या होता है? Number of edges connected to that node. तो उस नोड के साथ कितनी number of edges connected हैं, that is called degree of a node. ठीक है. अब नोड्स अलग अलग तरह के हैं. जैसे ये जो आपके पास दिख रहा है ग्राफ, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है. सो अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है कि इफ देयर इज अ लिंक फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स देयर इज अ लिंक फ्रॉम बी टू ए एज वेल, है ना? सो हमारे पास ए से बी भी लिंक है, हमारे पास बी से ए पे भी लिंक है. सो इट मीन्स द लिंक इज देयर इन बोथ द डायरेक्शंस. लेकिन आपके पास दूसरी कैटेगरी के ग्राफ्स भी होते हैं जिन्हें कहा जाता है डायरेक्टेड ग्राफ. सो डायरेक्टेड ग्राफ में अगर मेरे पास नोड्स हैं जैसे कि ए बी सी डी ई, and if I have an edge, so उसके ऊपर ऐसे एरो होगा, and that arrow will tell कि वो edge कहाँ से कहाँ जा रही है. ठीक है. जैसे अगर B से A भी जा रही होगी तो यहाँ पे फिर से एक उल्टी लाइन भी होगी. That shows that we are going to both the sides. मान लो ये ग्राफ है आपका. ठीक है. इसको डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे. अब डायरेक्टेड ग्राफ में किसी भी नोड की सिर्फ डिग्री नहीं होती. We have in degree as well as out degree. तो in degree क्या होता है? Number of incoming edges. Total number of edges will be the degree, but number of incoming edges is the in degree. Number of outgoing edges from the graph is the number of out, मतलब out degree is number of outgoing edges from the graph. ठीक है. जैसे कि ये जो E है, इसमें दो आ रही है, एक जा रही है. सो इसकी इन डिग्री कितनी हो गई? 2. आउट कितनी हो गई? 1. अब ये D में इन क्या है? कोई भी नहीं, 2 जा रही हैं, तो आउट हो गई 2. C में इन हो रही है 2, आउट क्या है? एक भी नहीं. ए में 2 जा रही है, एक आ रही है. सो इसकी इन डिग्री हो गई 1, आउट डिग्री हो गई 2. बी में एक जा रही है बी से ई तक और डी से बी तक आ रही है, तो इसकी इन डिग्री भी 1 है और इसकी आउट डिग्री भी 1 है. ठीक है. ये आप बना सकते हो. अब इसके अंदर दो स्पेशल डेफिनेशंस आ जाती हैं. एक होता है सिंक नोड और एक होता है सोर्स नोड. देखो, सोर्स क्या होगा? जिससे सिर्फ हम जा रहे हैं, उस तक वापस नहीं आ रहे, है ना? सो जिससे सिर्फ हमारी एजेस जा रही हैं लेकिन वापस नहीं आ रही, उसको हम सोर्स नोड कहते हैं. मतलब अ नोड विद ओनली आउटगोइंग एजेस, नो इनकमिंग एज. ठीक है. सिर्फ जा रही है, आ कोई भी नहीं रही, तो उसमें कौन सा है हमारा? डी. तो यहाँ पर आपका सोर्स नोड कौन सा हो गया? डी. कि भाई सिर्फ एजेस जा रही हैं, are कोई भी नहीं. So if you're not getting any incoming edge, only outgoing edge is present, so that is said to be a source node. Similar way जैसे ये C है, इसमें सिर्फ edges आ रही हैं, इससे जा नहीं रही है. ठीक है. तो सिंक नोड क्या होता है? जिसमें सिर्फ edges आ रही हैं, लाइक इस एग्जाम्पल में C हो गया. So it has edges coming to it, but nothing is going out of it. So इसमें सिर्फ edges आ रही हैं लेकिन इससे जा नहीं रही है, तो इसको हम सिंक नोड बोलेंगे. ठीक है. ये सारी टर्म्स क्लियर है? अभी जो मैंने टर्म्स बताई ये सब क्लियर है? ठीक है. और यहाँ पर अगर आप इसके साथ वेट्स भी अटैच कर देते हो, जैसे कि इस एज का वेट है 5, 7,
9 2 3 4 6 कुछ भी ऐसा, तो इसको वेटेड ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, सो वेटेड ग्राफ का मतलब क्या होता है कि आपकी हर एज के साथ एक वेट अटैच्ड है, और वो वेट कैसे हो सकता है, जैसे मान लो अगर सिटीज का नोड ग्राफ बना रहे हो आप, तो सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है ना, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज, दैट कैन बी टेकन एज अ वेट। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा पहुंचाने में कितना टाइम लगता है ना, दैट कैन बी द वेट। सो वो सब कुछ जो है कंसिडर किया जा सकता है टू गिव अ वेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है यहाँ तक? ग्रेट। अब देखो ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ग्राफ को हम एरे से भी बना सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मेट्रिसेस होती हैं जिसे कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और फिर एक होती है पाथ मैट्रिक्स। Now, what is adjacency matrix? Adjacency matrix is a way to represent a graph in the form of a 2D array. ठीक है, जैसे अगर आपको ये ग्राफ दे दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये 5 नोड्स हैं, and now they have connections with the nodes, something like this. और आपको इसकी adjacency matrix बनानी है। अगर ये अनडायरेक्टेड है, ठीक है, अगर ये अनडायरेक्टेड है, तो इन दैट केस कितने नोड्स हैं? 5। तो आप 5 रोज लोगे, 5 कॉलम्स लोगे। सो मैंने कॉलम्स में ए बी सी डी ई लिख लिया, रोज में भी ए बी सी डी ई लिख लिया। अपने आप के साथ तो कोई डिस्टेंस होता नहीं है, तो ए का ए के साथ डिस्टेंस है 0, ए का बी के साथ कनेक्शन है। ठीक है, सो अगर यहाँ पर वेट होता तो हम वो वेट यहाँ लिख सकते थे, पर अगर वेट नहीं है तो आप सिर्फ 1 लिख सकते हो कि यस देयर इज अ कनेक्शन। ए का सी के साथ कनेक्शन है, हाँ है। डी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ए का ई के साथ कनेक्शन है, हाँ जी है। बी का ए के साथ है, बी का अपने साथ तो होता नहीं है। बी का सी के साथ है, डी के साथ है, ई के साथ डायरेक्टली नहीं है। सी इज लिंक्ड विद ए, यस। सी इज लिंक्ड विद बी, यस। सी इज लिंक्ड विद डी, नॉट विद ई डायरेक्टली। ई इज लिंक्ड विद ए, नॉट विद बी, नॉट विद सी। ई इज लिंक्ड विद डी, बीच में डी खा लिया मैंने, ठीक है। देन ई इज नॉट लिंक्ड विद ई, बीच में डी भी है। सो डी आपका कनेक्टेड है किस किस के साथ? बी, सी और ई के साथ। तो यहाँ 0 होगा, बी, सी और ई के साथ 1 होगा। सो ये आपका बनेगा 2D एरे। ठीक है, जिसे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहेंगे। सो दिस इज आवर एडजेसेंसी मैट्रिक्स विच इज कनेक्टिंग, विच इज शोइंग कि आपके जो ग्राफ के नोड्स हैं उनमें आपस में क्या कनेक्शन है। ठीक है, सो ये दिखा रहा है ए का अपने आप से तो होता ही नहीं है, तो आपका डायगोनल तो 0 ही होगा सारा। ठीक है, फिर ए का बी के साथ कनेक्शन है, ए का सी के साथ है, डी के साथ नहीं है, ई के साथ कनेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता, अगर इसमें एजेस ऐसे मार्क्ड होती कि कौन सी किस तरफ जा रही है, तो आपको सिर्फ 1 वही लिखना था जिस तरफ वो जा रही होती। ठीक है, दूसरी तरफ आप 1 नहीं लिखोगे। जैसे अगर इसमें अभी मैं इसको बनाऊं डायरेक्टेड में, तो ए बी सी डी ई है, तो यहाँ पे भी ए बी सी डी ई ले लेते हैं। ठीक है, सो ए बी सी डी ई, ए का ए के साथ तो नहीं है। अब ए से बी पे कोई एज नहीं जा रही है, ए से सी पे एज जा रही है, ए से डी पे कोई एज नहीं है, ए से ई पे जा रही है। बी से ए पे एज जा रही है, बी से बी पे कोई एज नहीं है, बी से सी पे जा रही है, बी से डी पे नहीं जा रही है, बी से ई पे नहीं जा रही है। सी से आपके पास एक एज है जो डी तक जा रही है, बाकी सिर्फ सी पे आ रही है, जा कोई नहीं रही, तो इसलिए बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब डी से आपके पास ई पे जा रही है और बी पे जा रही है और सी पे भी जा रही है, तीनों जगह 1 हो जाएगा। ई से कहीं पे भी नहीं जा रही है, ऑल जीरोस। देयर इज नो एज गोइंग फ्रॉम ई एनीवेयर। ठीक है, तो जिसके सारे 0 हैं वो आपका सिंक नोड हो गया, मतलब इससे कोई भी एज
जाती नहीं है, और जिसमें एक को छोड़ के सब वन होंगे क्योंकि अपने साथ तो जीरो ही होगा। अपने आप को छोड़ के अगर बाकी सब वन है तो मतलब वो सोर्स नोड है कि उसके ऊपर से सब एजेस जा रही है, तो वन है सब तरफ। ठीक है, सो दिस इज योर adjacency matrix and that's how your graph can be represented in a 2D array. क्लियर? दूसरा तरीका होता है ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने का विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, अब देखो ये जब बहुत बड़े ग्राफ हो जाते हैं तो इतने ज्यादा कनेक्शंस नहीं होते। तो आप देखोगे कि जब बहुत बड़े ग्राफ होते हैं स्पेशली डायरेक्टेड वाले, तो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कहीं ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ वंस। सो एक मैट्रिक्स होती है हमारे पास स्पेशल विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज जीरो। बहुत रेयर एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं। व्हाट इज द नेम फॉर दैट काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज जीरो? ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? What do you call a matrix which has maximum number of elements as zero? Hurry up. Very good, Neha. That's called sparse matrix. अब अगर आपको एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है इन लिंक लिस्ट फॉर्म, सो यहाँ दो लिंक लिस्ट बनती हैं। एक लिंक लिस्ट बनेगी नोड्स की, और एक हर नोड के आगे आपके पास एज का डेटा होगा, लाइक दिस। अगले नोड का एड्रेस होगा, मान लो एक डायरेक्टेड ग्राफ है और आपके नोड्स हैं ए बी सी डी, और यहाँ पर आ गया बी सी डी, यहाँ पे सिर्फ ई, और यहाँ पर है ए एंड सी, लेट्स से। ठीक है, अब अगर मुझे इसका ग्राफ दिखाना है तो ये कैसे होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए से बी तक एज है, ए से सी तक भी एज है, और ए से डी तक भी एज है। सो ये फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि ए इज माई वर्टेक्स, इसकी एज बी तक भी जा रही है, इसकी एज सी तक भी जा रही है, इसकी एज डी तक भी जा रही है, बी की एज ई तक है। सो वी हैव वन मोर, ई तो हमने लिया ही नहीं है, तो हम सी ले लेते हैं मान लो। सो बी की एक एज है जो सी तक जा रही है, फिर सी की एज कहीं पे भी नहीं जा रही। डी की एक एज है जो वापस ए पे जा रही है, और डी की एक एज है जो सी पे जा रही है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा, और उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर रहे हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ लिंक्ड लिस्ट, मतलब नेस्टेड लिंक लिस्ट हो गई आपके पास। एक लिंक लिस्ट के अंदर दूसरी लिंक लिस्ट है, सो लिंक्ड लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट इज द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा एज के लिए। सो आप यहाँ पर बना सकते हो टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड वन। अगर हम डेटा को कैरेक्टर टाइप का ले रहे हैं तो कैर डेटा, अगर आप एबीसीडी स्टोर कर रहे हो, और इसी के टाइप का हमें एक एड्रेस स्टोर करना है, तो स्ट्रक्ट नोड वन पॉइंटर नेक्स्ट, और इसका नाम हम दे देते हैं एज। ठीक है, सो ये मैंने एज टाइप का डिफाइन कर दिया। फिर इसी के नीचे डिफाइन करोगे स्ट्रक्ट नोड टू। अब नोड टू में एक तो कैरेक्टर डेटा होगा जो कि बताएगा नोड का डेटा क्या है, एक बताएगा कि अगले नोड का एड्रेस क्या है। सो स्ट्रक्ट नोड टू पॉइंटर नेक्स्ट, सो दैट इट शुड टेल द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। और एक आपके पास पॉइंटर होगा एज का, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मान लो मैंने ई स्टार्ट दे दिया, एंड दिस इज योर
नोड और ग्राफ, जो भी आपने इसको नाम देना है वो आप दे दो, ठीक है। बट द बेसिक थिंग इज आई हैव टू हैव लिंक लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट। तो इस वाले नोड की जो लिंक लिस्ट है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस इसके इस वाले पॉइंटर में जाकर स्टोर होगा, ताकि हम इसको मेंटेन कर सकें। यूजुअली ग्राफ्स के ऊपर प्रोग्राम्स नहीं आते हैं अनलेस आपको स्पेसिफिकली कॉलेज में बोला जाए, ठीक है। सो आप मुझे बताओ, आपके किसी के कॉलेज में बोला है कि ग्राफ का प्रोग्राम आएगा? बिकॉज ग्राफ पे सिर्फ आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा उसमें आपको इसके जो एल्गोरिथम है उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सो यू गेट न्यूमेरिकल्स टू राइट for the algorithms, and in practical examination they ask you questions in the viva, ठीक है। आपको बोला है, ग्राफ का प्रोग्राम कराया है, तो मैं आपको अभी बना के दिखा देती हूँ, then you can see how does it work। अब जैसे हमारे पास हर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्सल होता है, ट्रेवर्सल ग्राफ्स में भी होता है। ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। तो ग्राफ्स में आपके पास दो मेजर तरह के ट्रेवर्सल्स होते हैं, बीएफएस एंड डीएफएस। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल, दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल। सो बीएफएस डीएफएस, इसके अलावा हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं जिससे हम एक ग्राफ को मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है अ ग्राफ विदाउट अ साइकिल, मतलब घूम के वापस हम सेम जगह पे नहीं पहुंच सकते। जैसे अभी इसमें आप देखो, तो आप ए से बी तक जाओगे, है ना, बी से सी तक जाओगे, सी से ए पे नहीं जा सकते, तो साइकिल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें साइकिल बन रहा हो, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो और घूम के फिर वापस वहीं पहुंच पा रहे हो, सो दैट इज सेड टू बी अ साइकिल। तो हमें ग्राफ में से वो सारी एजेस हटानी है जिनकी वजह से साइकिल बन रहा हो। तो सिर्फ वो ग्राफ निकालना है जिसमें कोई भी साइकिल ना हो, लेकिन सारे के सारे नोड्स कवर हो। उसे करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम है जिनका नाम है प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स, ठीक है। और पाथ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास वॉशल एंड फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम होते हैं। देन आपके पास ग्राफ्स में अगर डिस्टेंस गिवन है और आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का सबसे छोटा डिस्टेंस निकालना है, सो उसके लिए डिजकेस्ट्रा एल्गोरिथम होता है। तो ये सारे एल्गोरिथम्स हैं जो ग्राफ के ऊपर यूजुअली किए जाते हैं। इसके ऊपर आपको एल्गोरिथम लिखने के लिए आ सकता है इन योर फाइनल एग्जाम, आपको न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर सॉल्व करने के लिए, और वाइवा में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनके प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। जब आप एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में, या जब आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, देन ऑब्वियसली आपको इसके प्रोग्राम्स बनाने आने चाहिए। फटाफट से बता दो कि आपके कॉलेज में आपको प्रोग्राम करने के लिए कहा है ग्राफ का, या नहीं कहा। सब देखो, ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। आपको कहा है कि इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालो। सो आपके पास दो एल्गोरिथम्स हैं, एक है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम को हम ग्रीडी एल्गोरिथम भी कहते हैं। और ये ग्रीडी क्यों है? ग्रीडी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो बेस्ट सॉल्यूशन अभी दिख रहा है उसको उठा लो। सो वट एवर यू थिंक इज बेस्ट राइट नाउ, जस्ट पिक दैट अप विदाउट थिंकिंग कि आगे जाके उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। सो क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या होता है कि आपके पास जितनी भी एजेस हैं, आप वो सारी एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में लिंक बना लो। तो सबसे छोटी एज मेरे पास है C to F की, जिसका गैप है 2। 2 के बाद मेरे पास आता है 6, वो है E और D के बीच में। फिर है A और B के बीच में 7। 7 के बाद है 9 विच इज बिटवीन A एंड C, एज वेल एज F और E के बीच में भी 9 है। C और B के बीच में है 10। C और D के बीच में है 11। 11 के बाद आपके पास F और A के बीच में है 14। B और D के बीच में है 15। सो आई थिंक वी हैव टेकन ऑल द एजेस। अब इसमें से आपको एक एक एज लेनी है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे C और F, ये जिसमें 2 है, ठीक है। तो ये तो साइकिल नहीं बना रही, तो ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर आई E से D की बारी। E आपका इधर है, D आपका इधर है, E से D वाले को ले लिया आपने, 6, कोई साइकिल नहीं बन रहा। A से B, A यहाँ है, B यहाँ है, इसको भी कनेक्ट कर दो, इसमें है 7, इनका भी आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा। अब A से C,
अगर मैं ए और सी को कनेक्ट करती हूँ तो क्या कोई साइकिल बन रहा है? क्या आप घूम के कहीं वापस आ पा रहे हो? नहीं आ पा रहे हो, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। एफ और ई इज 9, इसको भी कनेक्ट कर दिया हमने, अभी भी कोई साइकिल नहीं बन रहा है। ठीक है, देखा जाए तो मेरे सारे वर्टेक्स कवर हो चुके हैं, राइट, सब कवर हो चुके हैं आपके। पर हमें फिर भी आगे देखना है। सी से बी है 10, सी से बी है 10, अगर मैं इसको जोड़ती हूँ तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, आप घूम के वापस आ सकते हो, साइकिल क्रिएट होगा, सो वी डिस्कार्ड इट। सी टू डी इज 11, इसको जोड़ते हो तो फिर साइकिल बन जाएगा, से घूम के वापस आ सकते हैं, डिस्कार्डेड। एफ टू ए, इसको ज्वाइन करते हैं तो इधर ट्रायंगल बन जाएगा, डिस्कार्डेड। बी टू डी को ज्वाइन करते हो तो पूरा ही ये साइकिल बन जाएगा, डिस्कार्डेड। सो दैट्स इट, ये जो बन के आया आपके पास, दिस इज कॉल्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो बहुत इजी होता है, ग्राफ सिर्फ नाम है कि भाई बहुत मुश्किल टॉपिक है, बट ग्राफ इज इजी। सो दिस इज योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री एज पर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। सो क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या करना है, आपके पास जितनी भी एजेस हैं, सारी एजेस की एक लिस्ट बना लो। ठीक है, सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। फिर सबसे पहले फर्स्ट एज को उठा लो, सेकेंड एज उठा लो, एक एक करके एज उठाते जाओ, ग्राफ में लगाते जाओ, और हर एज को ऐड करके आपको ये देखना है कि साइकिल क्रिएट होता है या नहीं। अगर साइकिल क्रिएट होता है तो डिस्कार्डेड, अगर साइकिल क्रिएट नहीं होता है तो एक्सेप्टेड। समझ आया सबको? सबको समझ में आया? आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस जो आप आराम से करके फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो करना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप शेयर करना। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मुझे प्रिम से करना होता, सेम चीज को प्रिम से करना होता, तो कैसे करते हैं? अगर मुझे यही सेम चीज प्रिम से करनी है तो उसमें क्या होगा कि हम सिर्फ सबसे छोटी एज देख लेंगे कौन सी है, हम पहले से सारे एजेस को सॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके थोड़ा यहाँ साइड पे कर देती हूँ। अब सेम ग्राफ मैं प्रिम से कर रही हूँ। सो प्रिम्स से अगर आप करते हो तो वो सबसे छोटी एज उठा लेगा, सबसे छोटी एज है एफ और सी वाली। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे एक सेट ऑफ वर्टेक्स, सेट ऑफ वर्टेक्स में एफ और सी आ गया। अब एफ और सी से रिलेटेड जितनी भी एजेस हैं वो देखी जाएंगी। एफ और सी से रिलेटेड 2 है, एफ और ई के बीच में 9 है, एफ और ए के बीच में 14 है, सी के साथ 9 है, 11 है, 10 है। सो दोनों में जो सबसे छोटी है वो 9 वाली आ रही है, आप कोई सी वाली 9 पहले उठा सकते हो, मान लो आपने सी के साथ वाली पहले उठा ली, तो ये 9 हो गया, इसी में अब एक नोड और ऐड हो गया 8, अब 3 नोड हो गए। अब इन तीनों वर्टेक्स में से कोई ना कोई उस एज में होना चाहिए, तो उसमें से आप सबसे छोटी उठाओगे, तो उसमें से अगर मैं सबसे छोटी उठाऊंगी तो मेरे पास फिर से यही 9 वाली आएगी, एफ टू ई वाली। सो एफ टू ई वाली आपने पिक की 9, तो इसमें अब ई भी ऐड हो गया। अब सिंस इसमें अच्छा 9 नहीं आएगी, 7 वाली आएगी, क्योंकि ए ऐड हो चुका है ना, तो 9 नहीं ऐड होगी, पहले इसमें 7 वाली ऐड होगी। अगली बारी में आपकी बारी आएगी 9 की। ठीक है, और उससे अगली बारी में आपकी बारी आएगी 6 वाली की। और इसका रूल क्या होता है, जो प्रिम्स एल्गोरिथम क्या कहता है, जब सेट ऑफ वर्टिसेस में उतने वर्टेक्स हो जाएं जितने आपके ग्राफ में हैं, तो जब इसमें ऐड करते करते हमारे पास हो गए सारे 6 वर्टेक्स या जितने भी थे, जब वो सब आ गए, तो आपने देखा कि सेट इसकी लेंथ कितनी हो गई है 6, और आपके पास वर्टिसेस भी कितने थे 6, तो वी विल स्टॉप द एल्गोरिथम, हम आगे नहीं चलते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ प्रिम्स वी कीप ऑन गेटिंग द स्मॉलेस्ट एज जो सेट ऑफ वर्टिसेस में किसी के साथ भी कनेक्टेड हो, फिर उसमें से स्मॉलेस्ट को लेते हैं, उसका जो एक और वर्टेक्स होता है उसको ऐड कर देते हैं, और ये काम हम तब तक करते हैं जब तक नंबर ऑफ वर्टिसेस is not equal to number of vertices in the graph. So number of vertices in the set is equal to number of vertices in the graph. मतलब सारे vertex एक एक बार traverse हो गए हैं, so we should stop. That's called Prim's algorithm. ठीक है, तो दोनों ही एल्गोरिथम इजी हैं, दोनों ही सिंपल हैं, बस आपको इनको याद रखना है, और इनको आप नॉर्मल नेम एंड लैंग्वेज में लिख सकते हो। एग्जाम के टाइम पे कैसे लिखना है वो तो मैं आपको दे भी दूंगी, अभी प्रैक्टिकल में आपको नहीं लिखना, बट एग्जाम के टाइम पे यू हैव टू राइट द एल्गोरिथम। सो इट कैन बी रिटन इन इंग्लिश, इट कैन बी रिटन इन सूडो कोड, एनी हाउ आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। ठीक है,
सो ये तो हो गया आपका प्रिम एंड क्रुस्कल। तो अब इसके अंदर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मे बी यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ये वाला जहाँ पे अभी कर्सर है, ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, या इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। जो जो क्वेश्चन आपसे हो पाएगा वो आप कर सकते हो। एटलीस्ट दो आपको करने हैं, ठीक है? मिनिमम ऑफ 2 यू मस्ट डू इट। ग्रेट, नो डाउट। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेथ फर्स्ट सर्च रिवर्सल एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च रिवर्सल। ठीक है, आपके पास एक ग्राफ है। लेट्स से डायरेक्टेड ग्राफ ले लेते हो। ये ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं इसकी लिंक्ड या एरे रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो ए किस किस के साथ लिंक्ड है? सी के साथ, बी के साथ, एफ के साथ। बी किसके साथ लिंक्ड है? डी के साथ। सी इज लिंक्ड विद एफ एज वेल एज ई। डी इज नॉट लिंक्ड विद एनीवन, डी पे सिर्फ आई रही है एजेस। ई से डी पे जा रही है और बी पे जा रही है। ई से बी पे जा रही है और डी पे जा रही है, ठीक है। फिर एफ से डी पे जा रही है, ठीक है। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लें तो इसको पहले ई लिख लेंगे, बाद में एफ। सिमिलर वे इधर बी और इधर सी लिख लोगे, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है। जो आपके ये ट्रेवर्सल्स हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल या डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल, इसमें एक बेसिक सी चीज है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल में क्यू का इस्तेमाल होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल में स्टैक का इस्तेमाल होता है। काम दोनों का एग्जैक्टली सेम है, बस क्यू और स्टैक का फर्क है। तो यहाँ पर हम अपने जो नोड्स होते हैं उन सबको इनिशियली किस में रखते हैं? रेडी स्टेट में, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि हमारे नोड्स किस में है? रेडी स्टेट में। तो अब वो आप प्रोग्रामिंग में 0 1 2 के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप आर डब्ल्यू और पी। सो आर मीन्स रेडी। सो ऑल ऑफ दीज नोड्स आर रेडी टू बी प्रोसेस्ड। एंड अगर आप यूज कर रहे हो ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल, तो हम इस्तेमाल करेंगे एक क्यू का। सो द एल्गोरिथम सेज कि सबसे पहले फर्स्ट नोड को क्यू में डाल दो। जब कोई नोड क्यू में जाता है तो उसका स्टेटस चेंज होकर वेटिंग में चला जाता है। तो उसका स्टेटस रेडी से चेंज हो जाता है एंड इट गोज टू वेटिंग, ठीक है। तो हम शुरू कैसे करते हैं कि इंसर्ट द फर्स्ट नोड इन द क्यू। फिर लूप आ जाता है कि व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है? सो व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? मैं क्यू से एक नोड को डिलीट करूंगी। तो मैंने क्यू से ए को डिलीट किया, ठीक है, और उसको प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस प्रिंट भी हो सकता है, कुछ और काम है वो भी हो सकता है। सो इट इज प्रोसेस्ड एंड इट्स स्टेट इज चेंज टू पी। अब जिस नोड को हमने प्रोसेस किया है, हम उसकी एजेस वाली लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। सो द नोड विच इज प्रोसेस्ड, उसकी एजेस वाली लिस्ट को आप ट्रेवर्स करोगे। उसकी एजेस वाली लिस्ट में है बी। अब देखोगे बी रेडी में है तो हम उसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे और उसका स्टेट वेटिंग कर देंगे। सी रेडी में है, उसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे और उसका स्टेट वेटिंग कर देंगे। एफ रेडी में है, उसका स्टेट वेटिंग कर दिया और क्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। अब लूप के अंदर है while q is not empty, so q is not empty now, b will be deleted। so b जो डिलीट हुआ है वो प्रोसेस होगा। so b जो है आपका वो अब प्रोसेस हो गया। अब इसकी एजेस की लिस्ट में गए, यहाँ पर है d। d इज इन रेडी मोड, ठीक है, इसको वेटिंग करो और यहाँ पर इंसर्ट कर दो। आगे कुछ नहीं है एजेस वाली लिस्ट में। फिर आ गए q इज नॉट एम्प्टी, तो फिर डिलीट किया। c प्रोसेस हो गया। c प्रोसेस हो गया तो ये भी वेटिंग से प्रोसेस स्टेट में चेंज हो गया। c के आगे है e। ई इज रेडी तो उसको वेटिंग में किया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। फिर है एफ। एफ तो ऑलरेडी वेटिंग में है तो उसको इंसर्ट नहीं करेंगे। सो सिर्फ जो रेडी में होता है उसी को इंसर्ट करते हैं। अब एफ तो ऑलरेडी वेटिंग में है तो वी विल नॉट डू एनीथिंग विद इट। अगला नोड डिलीट होगा विच इज एफ। एफ डिलीट हुआ, प्रोसेस हो गया। उसके आगे था डी। डी तो ऑलरेडी वेटिंग में है तो हम इंसर्ट नहीं करेंगे। फिर अगला नोड डिलीट हुआ विच इज डी। सो डी विल बी प्रोसेस्ड। डी प्रोसेस्ड हुआ, डी के आगे कुछ था ही नहीं तो
फिर से लूप चला, Q is not empty, E is processed, E is printed, and E के आगे है B which is already processed, D which is already processed, so we don't have anything to insert in the Q. हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसको हम Q में insert कर सकें. तो अगली बार जब लूप चलेगा while Q is not empty वो false हो जाएगा क्योंकि Q empty हो चुकी है. और आप देखो तो आपका ग्राफ भी ट्रेवर्स हो चुका है. तो आपका ग्राफ ट्रेवर्स हो गया है जिसके बदले में आपके पास आया है ABCFDE. So this is the breadth first search traversal for the given graph. आया समझ? So ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, this is the breadth first search traversal for the given graph. ठीक है, मैं इसका एल्गोरिथम लिखती हूँ फिर आपको दोबारा से ये एक्सप्लेन करती हूँ. So देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, अगर आपको breadth first सर्च का एल्गोरिथम लिखना है, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, इनिशियलाइज ऑल नोड्स टू रेडी स्टेट. ठीक है, सो सारे नोड्स की स्टेट को आपने इनिशियली क्या मार्क कर दिया, रेडी. देन इंसर्ट द फर्स्ट नोड टू द क्यू एंड चेंज इट्स स्टेट टू वेटिंग. आपने सिर्फ एक नोड, पहला नोड जो भी था उसको क्यू में इंसर्ट किया और उसकी स्टेट को चेंज करके वेटिंग कर दिया. सो इंसर्ट द फर्स्ट नोड टू द क्यू एंड चेंज इट्स स्टेट टू वेटिंग. नाउ रिपीट till क्यू इज नॉट एम्प्टी. तो जब तक क्यू खाली नहीं होती आपको रिपीट करना है. क्या करना है रिपीट में, डिलीट और डीक्यू a node, process it, change its state to processed. अब उसकी जो एजेस वाली लिस्ट है उसको स्कैन करना है. स्कैन the edge list if a node is found in ready state. Insert in the queue and change its state to waiting. And repeat. And then end breadth first search. ठीक है, तो ये आप स्टेप्स कर लो. ये स्टेप्स हैं आपके. फाइन. क्या करेंगे, सबसे पहले सारे नोड्स को मान लेंगे कि रेडी स्टेट में है. पहले नोड को क्यू में डाल के उसकी स्टेट को वेटिंग कर देंगे. फिर हम लूप लगाएंगे जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, तब तक एक एक नोड को क्यू से डिलीट करना है. जो डिलीट हुआ है वो तो प्रोसेस हो ही जाएगा. फिर उसके साथ जो एजेस वाली लिस्ट है उसमें जो नोड अभी तक रेडी मोड में है उसको उठा के आपने क्यू में डाल देना है. ये मैं भेज दूंगी आप. ठीक है, अब जो आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च होगा उसमें और इसमें क्या फर्क होगा, इसमें हम क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें हम स्टैक में इंसर्ट करेंगे. रेस्ट द थिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम. मैं आपको एक करके दिखाती हूँ. और
छोटा ग्राफ लेते हैं, सिर्फ 5 नोड है, ठीक है। A is connected with B, B is connected with C, मान लो ये है, ठीक है। सो A is connected with B and D. Then B is connected with C, C is connected with E, D is connected with E, E is not connected with any, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च रिवर्सल से कर रहे हो, तो आपके पास सबसे पहले क्यू में क्या आ जाएगा? ए। ए गया ना क्यू में, क्योंकि वो फर्स्ट नोड है, वहां से शुरू कर रहे हैं। तो ए क्यू में गया, रेडी मोड से वेटिंग में चला गया। तो जब क्यू में होता है तो वेटिंग मोड में होता है। अब हमने लूप चलाया कि जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, ए को डिलीट करो, प्रोसेस कर दो। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो इसके आगे की लिस्ट हमें देखनी है। इसके आगे हमारे पास क्या है? बी और डी। उसके आगे क्या है? बी और डी। सो अब आप बी ले लोगे, बी को क्यू में इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। जब हम एजेस वाली लिस्ट को स्कैन कर रहे होते हैं तो हम क्यू में इंसर्ट करते हैं। तो हमने बी को क्यू में इंसर्ट कर दिया, फिर डी को भी क्यू में इंसर्ट कर दिया, क्योंकि वो अभी तक रेडी मोड में थे। जब ये लिस्ट खत्म हो जाती है तो हम वापस क्यू पे आते हैं, क्यू में से नेक्स्ट वैल्यू को डिलीट करते हैं, उसको प्रोसेस कर देते हैं। अब इस बी के साथ जो एजेस की लिस्ट है उसको देखेंगे। उसमें क्या है? सी। सी इज स्टिल इन रेडी मोड, तो क्यू में चला जाएगा। खत्म हो गया ये आगे, फिर अगला एलिमेंट डिलीट होगा क्यू से, डी प्रोसेस हो जाएगा। डी के आगे ई है, वो यहाँ चला जाएगा। फिर खत्म हो गया, फिर सी डिलीट हुआ, सी प्रोसेस हो गया। सी के आगे भी ई है, बट ई ऑलरेडी क्यू में है। फिर क्यू को में से इसको डिलीट किया और यहाँ आ गया। सो दिस इज माय ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। अगर यही चीज डेप्थ फर्स्ट होती तो क्या फर्क पड़ता? स्टैक फ्यूज होता, क्यू की जगह पर सबसे पहले आता ए, ए डिलीट होता, ए प्रिंट हो जाता, फिर इंसर्ट होता बी, फिर इंसर्ट होता डी। लेकिन अब स्टैक है तो पहले डिलीट क्या होगा? डी। जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो पहले डिलीट होगा, तो डी पहले प्रोसेस हो जाएगा। डी की एड्रेस वाली लिस्ट में ई है तो ई इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अब पॉप क्या होगा? बी नहीं होगा, उसकी बारी आखिर में आएगी। अब आपका पॉप ई होगा, ई विल बी प्रोसेस्ड। ई के आगे कुछ है नहीं तो बी विल बी प्रोसेस्ड। बी के आगे सी था तो वो स्टैक में चला गया, फिर फाइनली सी पॉप होगा, प्रोसेस हो जाएगा, स्टैक खाली हो गया, प्रोसेस इज डन। सो दैट इज हाउ वी डू द ट्रेवर्सल। सो बस इतना फर्क है दोनों ट्रेवर्सल्स में, स्टैक और क्यू का। तो आप स्टैक करोगे अगर आप क्या कर रहे हो? डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल। और अगर आप क्यू से कर रहे हो तो आप करोगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल। समझ में आया? एल्गोरिथम लिखते हुए भी बस क्यू की जगह स्टैक लिखना है आपने। रेस्ट एल्गोरिथम इज एग्जैक्टली सेम। और फर्क ये पड़ता है क्यू में कि जो पहले इंसर्ट हुआ था वो डिलीट भी पहले होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा इन केस ऑफ स्टैक, कि जो बाद में इंसर्ट हुआ था वो पहले डिलीट। दैट्स हाउ इट डिफर्स मच। क्लियर? So you want to do the others tomorrow, right? ठीक है।